तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फास्टर नाम की इस मूवी के बारे में, इसके दूसरे पार्ट के बारे में। फास्टर जो कि 2010 में देखने को मिली थी, उसी का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फास्टर 2010 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज टिलमैन जूनियर ने किया है। 4 फिल्म में ड्वेन जॉनसन, बिली बॉब थॉर्नटन, ओलिवर जैक्सन कोहेन, कार्ला गुगिनो, मैगी ग्रेस, मून ब्लडगुड, एडवाले अकिन्नुएग्बाजे और टॉम बेरेंजर ने अभिनय किया है। फास्टर 24 नवंबर 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली और इसने $24 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $35 मिलियन की कमाई की। कथानक: जेल से बाहर आने पर जिमी कुलेन अपनी 1970 की शेवरले शेवेल
एक बंदूक और नामों की एक सूची वापस लेता है और फिर बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया में एक टेलीमार्केटिंग कार्यालय में जाकर प्रेस्कॉट एश्टन नामक एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। फिर वह रॉय ग्रोन से मिलता है, जिसने उसे कार और बंदूक दी थी, और उसे और नाम बताने के लिए मजबूर करता है। इस बीच कुलेन को जासूस सिसेरो और हम्फ्रीज द्वारा ट्रैक किया जाता है। किलर के नाम से जाने जाने वाले एक हिटमैन को भी कुलेन को मारने के लिए काम पर रखा जाता है। कलन अपनी सूची में दूसरे व्यक्ति केनेथ टायसन को खोजता है, जो अपनी निजी स्नफ फिल्में बनाता है। टायसन को खोजने और मारने के बाद कलन हॉलवे में किलर के साथ गोलीबारी करता है, लेकिन भागने में सफल हो जाता है। यह किलर को दार्शनिक रूप से प्रभावित करता है और अपनी प्रेमिका लिली को शादी का प्रस्ताव देने के बाद इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर देता है। हम्फ्रीज और सिसेरो कलन के अतीत की जांच करते हैं और पाते हैं कि डकैती के दौरान उसके साथ धोखा हुआ था। सिसेरो उसे अपने बड़े सौतेले भाई गैरी की मौत के एक वीडियो से याद करता है, जिसे टायसन ने फिल्माया था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति कलन के सिर में गोली मारता है। वह बाल बच जाता है और उसकी खोपड़ी में सर्जरी करके एक धातु की प्लेट लगाई जाती है। कलन अपनी पूर्व प्रेमिका नैन पोर्टरमैन से मिलने जाता है, जो जानती है कि वह गैरी की मौत के वीडियो से जुड़े लोगों को मार रहा है। यह बताने के बाद कि उसने अपने अजन्मे बच्चे का गर्भपात करवा लिया है और एक परिवार बनाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, वह उसे शुभकामनाएं देती है। नेवादा के एक स्ट्रिप क्लब में कलन गैरी की मौत में उसकी भूमिका के लिए बाउंसर होविस निक्सन को चाकू मारता है, लेकिन वह बच जाता है। जल्द ही हम्फ्रीज और किलर दोनों को खबर मिलती है कि निक्सन अस्पताल में है। यह जानते हुए कि कलन उसे खत्म करने के लिए वापस जाएगा, वे वहां इकट्ठा होते हैं। कलन अस्पताल में घुस जाता है और निक्सन को मार देता है, जबकि वह सर्जरी में है। हम्फ्रीज कलन को नीचे गिराने की असफल कोशिश करता है, लेकिन जब कलन उसका बैज देखता है तो वह बच जाता है। अस्पताल से भागते समय कलन का सामना किलर से होता है, जहां वे फ्रीवे पर तेज रफ्तार से पीछा करते हैं और अंत में किलर कलन की गर्दन पर गोली मार देता है। आखिरकार कुलेन को यह विश्वास हो जाता है कि उसके पिता ने उसे और गैरी को मरवाने की साजिश रची थी, क्योंकि उन्होंने बैंक डकैती में चुराए गए पैसे को साझा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कुलेन को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु सालों पहले हो गई थी और उसे एहसास होता है कि गैरी की प्रेमिका ने ही उन्हें धोखा दिया था। उसकी सूची में अंतिम व्यक्ति अलेक्जेंडर जेरोर नामक एक यात्रा करने वाला प्रचारक है। अपनी सेवा समाप्त करने के बाद उसका सामना कुलेन से होता है, लेकिन यह खुलासा करने के बाद कि उसने अपना जीवन बदल लिया है और माफी की भीख मांगता है, उसे छोड़ दिया जाता है। कुलेन का सामना फिर किलर से होता है। सिसेरो को अंततः उस व्यक्ति की असली पहचान पता चल जाती है जिसने कलन को गोली मारी थी, और वह जल्दी से चर्च पहुंचती है, जहां हम्फ्रीज पहले से ही मौजूद है। जब किलर और कलन एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो हम्फ्रीज अंदर आता है और कलन के सिर में गोली मार देता है, जिससे पता चलता है कि वीडियो में उसे गोली मारने वाला वह व्यक्ति था। वह किलर को काम के लिए पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन किलर मना कर देता है और हम्फ्रीज से कहता है कि वह उससे फिर कभी संपर्क न करे। हम्फ्रीज अपनी पत्नी मरीना को बुलाता है, जो गैरी की गर्लफ्रेंड होने के दौरान उसकी मुखबिर साबित होती है। अचानक उसे कलन द्वारा गोली मार दी जाती है, जो अपनी धातु की प्लेट के कारण बच जाता है। कलन के जाने के बाद सिसेरो घटनास्थल पर आता है और वह हम्फ्रीज की संलिप्तता को छुपाता है। कुलेन गैरी की राख को समुद्र में बिखेर देता है और सूर्यास्त की ओर चला जाता है, जबकि किलर लिली के पास घर लौट आता है। साथ ही जेरोर क्षमा पर उपदेश देना शुरू कर देता है। रालना, ड्वेन जॉनसन, जिमी कुलेन, ड्राइवर, एक छोटा मोटा अपराधी जो अपने भाई की मौत का बदला लेता है। बिली बॉब थॉर्नटन, डिटेक्टिव स्लेड हम्फ्रीज, कॉप, एक पुलिस जासूस। ओलिवर जैक्सन कोहेन, किलर, ड्राइवर को मारने के लिए किराए पर लिया गया एक हत्यारा। मैगी ग्रेस लिली,
किलर की प्रेमिका, जो बाद में उसकी पत्नी बन गई। मून ब्लडगुड, मरीना हम्फ्रीज, गैरी की पूर्व प्रेमिका और कॉप की पूर्व पत्नी। कोर्टनी गेंस, प्रेस्कॉट एश्टन बटा टेलीमार्केटर के रूप में। जॉन सिरिग्लियानो, केनेथ टायसन बटा बूढ़ा आदमी। लेस्टर स्पाइट, होविस निक्सन बटा बैफोमेट के रूप में। अरेवाले अकिन्नुओयगबाजे, अलेक्जेंडर जारोड, इंजीलवादी, एक पूर्व अपराधी जो अब एक पादरी है। टॉम बेरेंजर, वार्डन के रूप में। माइक एप्स, रॉय ग्रोन के रूप में। जेंडर बर्कले, सार्जेंट मैलोरी के रूप में। मैट गेराल्ड, गैरी कुलेन के रूप में। एनी कोरली, श्रीमती कुलेन के रूप में। नान पोर्टरमैन के रूप में जेनिफर कारपेंटर। माइकल इरबी, वैक्वेरो के रूप में। एडिन मिंक्स, टॉमी हम्फ्रीज के रूप में। उत्पादन। वैराइटी ने मई 2009 में बताया कि ड्वेन जॉनसन अपनी भूमिका के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे और फिल जोआनो निर्देशन करेंगे। 5 उस सितंबर में यह बताया गया कि जोआनो ने बाहर कर दिया था और जॉर्ज टिलमैन जूनियर निर्देशन करेंगे। 6 सल्मा हायेक को सिसेरो की भूमिका के लिए माना गया था, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से एक हफ्ते पहले वह शेड्यूलिंग के मुद्दों के कारण बाहर हो गईं। 7 हायेक की जगह कार्ला गुगिनो ने ले ली। 8 मुख्य फोटोग्राफी 8 फरवरी 2010 को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में शुरू हुई, कैलिफोर्निया में पासाडेना और सांता क्लैरिटा में जारी रही। 7 शेवेल्ले ड्राइवर द्वारा संचालित शेवर्ले शेवेल, जिसे फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया है, 9 में 1971 या 1972 मॉडल का पिछला हिस्सा है, लेकिन 1970 मॉडल का अगला हिस्सा है। 9 संभवतः 1970 शेवेल एसएस 454 की दुर्लभता और मूल्य के कारण, जिसे फिल्म में कार संभवतः चित्रित कर रही है, यह वास्तव में कभी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। साउंड ट्रैक और तेज स्टूडियो एल्बम क्लिंट मैनसेल, जारी किया 2010। शैली इलेक्ट्रॉनिक, रॉक, शास्त्रीय, स्टेज और स्क्रीन। लंबाई 5406। लेबल लेकशोर रिकॉर्ड्स, एलकेएस 3,42,022। निर्माता क्लिंट मैनसेल, जोफ फोस्टर। क्लिंट मैनसेल कालक्रम। पिछली रात 2010 तेज, 2010 यूनाइटेड, 2011 फास्टर मोशन पिक्चर से संगीत 11 नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1 अलविदा मेरे दोस्त गुइडो और मॉरिजियो डी एंजेलिस 4:03। 2 मैं आपका कुत्ता बनना चाहता हूं इग्गी पॉप 4:05। 3 बस अभी आया यह देखने के लिए कि मेरी हालत क्या है केनी रोजर्स और पहला संस्करण 3:19। 4 शॉर्ट चेंज हीरो द हेवी 5:21। 5 ग्रिफोस मुएर्टोस जेफ्री लक लुकास 3। 6 जॉन द रिवेलेटर अरेवाले अकिन्नुओयगबाजे शूने 54। 7 10 वर्ष का विस्तार क्लिंट मैनसेल 1:49। 8 इतिहास का पाठ क्लिंट मैनसेल 3:03। 9 शिकारी और शिकार क्लिंट मैनसेल 7:01। 10 खोई हुई जिंदगियां क्लिंट मैनसेल 1:53। 11 प्रेमी क्लिंट मैनसेल 2:51। 12 अस्पताल का दौरा क्लिंट मैनसेल 4:34। 13 ड्राइवर गाड़ी चलाता है क्लिंट मैनसेल 4:27। 14 पारिवारिक सिलसिले क्लिंट मैनसेल 2:36। 15 एक मिशन पर क्लिंट मैनसेल 3:37। 16 पाप मुक्ति क्लिंट मैनसेल 1:33। कुल लंबाई 5406। इसके अतिरिक्त फिल्म के लिए इस्तेमाल किए गए एक अन्य गीत में एन मी विएजो सैन जुआन स्पेनिश में मेरे पुराने सैन जुआन में शामिल है, जिसे नोएल एपिनानियो एस्ट्रारा सुआरेज द्वारा रचित किया गया है और मैक्सिकन गायक और अभिनेता जेवियर सोलिस द्वारा गाया गया है। 12 स्वागत बॉक्स ऑफिस फास्टर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में
$23.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $12.3 मिलियन की कमाई की, जिससे कुल मिलाकर $35.6 मिलियन की कमाई हुई। 4. फिल्म ने अपने 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग रिलीज सप्ताहांत में $12.2 मिलियन की कमाई की। इसे 1 मार्च 2011 को वीडियो पर रिलीज किया गया और इसने अमेरिका में डीवीडी और ब्लूरे की बिक्री से $17.3 मिलियन की कमाई की। 13. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। नवंबर 2014। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 128 आलोचकों की 41% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.9/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, ड्वेन जॉनसन को पूरी ताकत से एक्शन मोड में वापस देखना अच्छा है, लेकिन फास्टर अपने शीर्षक द्वारा वादा किए गए उच्चतम रोमांच को पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं करता है। 14. मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 24 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 44 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 15. सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर C+ का औसत ग्रेड दिया। शिकागो सनटाइम्स के लिए रोजर एबर्ट ने कहा, कथानक को घुमाए, अवधि बदले, संवाद को बेहतर बनाए, और यह 1940 के दशक की एक कठोर नोयर बन सकती थी, लेकिन यह बारीक स्पर्शों के लिए रुकती नहीं है और एक कोर्स भोजन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए कुशलतापूर्वक एक्शन पेश करती है। टिलमैन ने सीन्स फॉर द सोल के लिए अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और स्क्रिप्ट को न्यू लाइन को भेजा, लेकिन उन्होंने इसे पास कर दिया। शुरुआत में सीन्स फॉर द सोल का निर्माण करने का बजट $1 मिलियन था, लेकिन टिलमैन और उनके साथी टिएटेल $1 मिलियन नहीं जुटा पाए। उन्होंने जो राशि जुटाई थी वह $150,000 थी और यह 2 साल की अवधि में जुटाई गई थी। 3. टिलमैन को अपनी फिल्म शॉर्ट पाउला का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने एक स्क्रीनिंग करने का फैसला किया। उन्होंने निवेशकों को $500 से $5,000 तक का दान देने के लिए आमंत्रित किया। स्क्रीनिंग के अंत तक टिलमैन और टिएटेल ने $130,000 जुटाए और इसके साथ ही शूटिंग शुरू कर दी। 3. आजीविका। आत्मा के लिए दृश्य। 1994 में टिलमैन ने अपनी खुद की फीचर लेंथ फिल्म सीन्स फॉर द सोल का निर्देशन और लेखन किया, जिसे शिकागो में शूट किया गया था। टिलमैन के पास फिल्म की शूटिंग के लिए 30 दिन थे और इसके अलावा उन्हें कई ऐसे अभिनेताओं के साथ काम करना था जिन्होंने पहले कभी अभिनय नहीं किया था। सीन्स फॉर द सोल में टिलमैन ने अफ्रीकी अमेरिकी पात्रों के एक विविध समूह के जीवन के दिन पर आधारित 3 कहानियों को आपस में जोड़ा है। 5. 1995 में टिलमैन ने फिल्म का संपादन पूरा किया। पूरा होने पर टिलमैन सीन्स फॉर द सोल की कॉपी और कुछ $100 के साथ हॉलीवुड गए। टिलमैन अपनी फिल्म जॉर्ज जैक्सन और डग मैकहेनरी को बेचने में सक्षम थे, जिन्होंने इसे सेवॉय पिक्चर्स के लिए 1,000,000 में खरीदा था। आत्मा भोजन। टिलमैन इस बात से निराश थे कि उनकी फिल्म स्क्रीन पर नहीं आ पाई, इसलिए वे शिकागो गए और सोल फूड की पटकथा लिखी। टिलमैन ने शिकागो ट्रिब्यून को बताया, मैं मध्य अमेरिका में एक अश्वेत परिवार के बारे में एक फिल्म बनाना चाहता था। मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जहां हर कोई उन्हें देखकर कह सके, यह मेरा परिवार है। 8. जब टिलमैन ने अपनी पटकथा पूरी कर ली तो वे हॉलीवुड लौट आए। टिलमैन ने महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करना और परिवार के महत्व के बारे में एक विनम्र कहानी बताना सुनिश्चित किया। जब टिलमैन के एजेंटों के लिए स्क्रिप्ट बेचने का समय आया, तो उन्होंने इसे एक स्वतंत्र रूप से निर्मित और कम बजट वाली परियोजना के रूप में विपणन किया और संगीतकार केनेथ एडमंड्स से पूछा कि क्या वह योगदान देना चाहेंगे और साउंड ट्रैक एल्बम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। अपनी संगीत प्रतिभाओं का अनुरोध करने के साथ ही एडमंड्स और उनकी पत्नी व्यावसायिक साझेदार ट्रेसी एडमंड्स ने हाल ही में एक टेलीविजन और फिल्म विकास कंपनी बनाई थी। 5. केनेथ
और ट्रेसी एडमंड्स दोनों को टिलमैन की पटकथा इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोल फूड को अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्शन बनाने का फैसला किया। एडमंड्स ने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तुरंत ही इस पर पागल हो गया। कहानी बहुत बढ़िया थी और पात्र बहुत वास्तविक थे। 9. एडमंड्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ $6.5 मिलियन में फिल्म के लिए समझौता करने में सक्षम थे। 5. शुरुआत में 20वीं सेंचुरी फॉक्स एक अधिक अनुभवी निर्देशक रखना चाहता था, लेकिन स्टूडियो ने अपना निर्णय बदल दिया जब उन्होंने टिलमैन के पिछले कुछ काम देखे। अक्टूबर 1996 में सोल फूड का फिल्मांकन शुरू हुआ क्योंकि केनेथ एडमंड्स ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और ट्रेसी एडमंड्स और रॉबर्ट टीटेल दोनों निर्माता थे। मूल रूप से 20वीं सेंचुरी फॉक्स अधिक प्री प्रोडक्शन कार्य करना चाहता था और 1997 के दौरान कभी भी वास्तविक फिल्मांकन शुरू करना चाहता था, लेकिन प्रमुख अभिनेत्रियां विविका ए फॉक्स, वेनेसा एल विलियम्स और निया लॉन्ग के पास अन्य दायित्व थे जिन्हें उन्हें पूरा करना था, जिसने उन्हें अगले वर्ष के लिए अनुपलब्ध कर दिया। 5. ट्रेसी एडमंड्स को एक ही कलाकार न होने की चिंता थी, इसलिए प्रोडक्शन ने सभी को समायोजित करने के लिए एक शेड्यूल पर समझौता किया। हमारे पास फिल्म की शूटिंग के लिए केवल 38 दिन थे और हम उससे एक दिन भी आगे नहीं जा सकते थे। 9. टिलमैन की दृढ़ता के कारण सोल फूड का स्थान शिकागो में रखा गया। जॉर्ज टिलमैन जूनियर, जन्म 26 जनवरी 1969, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। 1. टिलमैन ने सोल फूड 1997 और मैन ऑफ ऑनर 2000 फिल्मों का निर्देशन किया। वह टेलीविजन पर सोल फूड, द सीरीज और बार्बरशॉप सीरीज की 4 फिल्मों बार्बरशॉप, बार्बरशॉप 2, बैक इन बिजनेस, ब्यूटी शॉप और बार्बरशॉप द नेक्स्ट कट के निर्माता भी है। उन्होंने 2009 की बायोपिक नोटोरियस का निर्देशन किया, जो ब्रुकलिन में जन्मे दिवंगत रैपर द नोटोरियस बिग के बारे में है। 2 और ड्रामा द हेट यू गिव 2018 का निर्देशन और निर्माण किया। टिलमैन को सोल फूड 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ब्लैक फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। टिलमैन को नोटोरियस 2009 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ब्लैक रील पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। टिलमैन का जन्म मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज टिलमैन विस्कॉन्सिन के केनोशा में अमेरिकन मोटर्स प्लांट में काम करते थे और उनकी मां एक सचिव थीं। 3. अपने बचपन के शुरुआती दिनों में टिलमैन अपने पिता का 8 मिमी कैमरा उधार लेते थे और मिल्वॉकी के पब्लिक एक्सेस टेलीविजन केबल टीवी चैनल के साथ चीजों को शूट करना शुरू कर देते थे। 3. 8 साल की उम्र में टिलमैन को अपनी पहली टेलीविजन स्क्रिप्ट ऑल माई चिल्ड्रन पर हाथ मिला और उन्होंने अपना पहला सोप ओपेरा और साथ ही अपना पहला 5 मिनट का शो भी लिखा। टिलमैन ने सालों बाद ऑल माई चिल्ड्रन की स्क्रिप्ट प्राप्त करने के संबंध में एक साक्षात्कारकर्ता को याद किया। मैंने उन्हें एक निश्चित कथानक परिवर्तन के बारे में बताया जो मैं चाहता था और मुझे लगा कि मैं पात्रों की मदद कर सकता हूं। यह मेरे लिए शुरुआत थी। लेखन। 3. 1975 में टिलमैन को कूली हाई फिल्म देखने के बाद अपनी खुद की फिल्में बनाने की प्रेरणा मिली। 3. टिलमैन के लिए कूली हाई ने अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों से आंसुओं और हंसी दोनों के साथ बात की और टिलमैन ने फैसला किया कि वह उस माध्यम में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें पता हो कि वह अभिनेता, लेखक या निर्देशक बनना चाहते हैं। 1973 में जब टिलमैन ने 5 ऑन द ब्लैक हैंड साइड और 1974 में क्लॉडिन देखी, तो उन्हें सशक्त महसूस हुआ और उन्हें पता था कि वह एक फिल्म निर्माता बनना चाहते हैं। 3. वे फिल्में थीं जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि अफ्रीकी अमेरिकी फिल्में, यह उस युग की कुछ फिल्मों को ब्लैक शोषण फिल्में कहने से पहले की बात है, हमारे लिए बोलती है और मैं इसमें शामिल होना चाहता था। 3. टिलमैन मिल्वॉकी के जॉन मार्शल हाई स्कूल गए। 4. और उन्होंने मास कम्युनिकेशंस मैग्नेट कक्षाएं लीं। एक किशोर के रूप में टिलमैन ने शौकिया वीडियो बनाए
और स्प्लिस ऑफ लाइफ बनाया, जो एक स्थानीय पब्लिक एक्सेस टेलीविजन के लिए एक कार्यक्रम था। 5 हाई स्कूल के बाद टिलमैन ने शिकागो में कोलंबिया कॉलेज में दाखिला लिया और फिल्म और वीडियो में पढ़ाई की। टिलमैन ने शिकागो जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां रचनात्मक रूप से बहुत कुछ हो रहा है। टिलमैन के अनुसार वहां बहुत सारे थिएटर है और शिकागो में बहुत सी चीजें हो रही है जिनका मैं हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए मैं वहीं फिल्म स्कूल गया। 3 फिल्म स्कूल में रहते हुए उन्होंने 30 मिनट की एक लघु फिल्म पाउला बनाई। 6 और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की 19वीं वार्षिक स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड प्रतियोगिता 1992 के मिडवेस्ट रीजनल ड्रामेटिक श्रेणी में जीत हासिल की। 7 1991 में टिलमैन ने कोलंबिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने कॉलेज के दोस्त रॉबर्ट टीटेल के साथ निर्देशन और निर्माण की साझेदारी का हिस्सा बन गया। साथ में उन्होंने मेनागेरी फिल्म्स का निर्माण किया। उस समय के दौरान टिलमैन ने एक प्रोडक्शन असिस्टेंट बनकर अपना भरण-पोषण किया। 5 उन्होंने विभिन्न विज्ञापनों में काम करने में मदद की, लेकिन उन्हें हमेशा पता था कि वह निर्देशन करना चाहते हैं। आमतौर पर मैं सेट पर पहला आदमी होता था और जाने वाला आखिरी आदमी। 18 घंटे की कड़ी मेहनत, और मुझे बस ऐसा लगा कि अगर मुझे निर्देशन करना है तो मैं यह क्यों कर रहा हूं। 3 मो मनी के लेखक डेमन वेन्स ने यूनियन को बताया कि वह चाहते थे कि अधिक अफ्रीकी अमेरिकी क्रू का हिस्सा बने। यही मुख्य कारण है कि टिलमैन को काम पर रखा गया। टिलमैन एक सेट ड्रेसर थे और वे देख सकते थे कि वे फिल्म कैसे बनाते हैं। उस समय टिलमैन को एहसास हुआ कि अगर वह निर्देशन करना चाहते हैं तो उन्हें सब कुछ करने के लिए अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी होगी। पीए प्रोडक्शन के सहायक से निर्देशक बनने तक का सफर लंबा होने वाला था। 3 टिलमैन फिल्म के निर्माण में एडमंड्स के प्रयासों से खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत सारे विचार साझा करने में सक्षम था। वे हर दिन यह देखने के लिए वहां आते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने मुझे फिल्म बनाने दिया। 6 नवंबर 1996 को सोल फूड का निर्माण 30 दिन के शेड्यूल पर शुरू हुआ। टिलमैन ने फिल्म को शेड्यूल पर पूरा किया क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे बड़े विचार पहले से ही तैयार थे। टिलमैन ने एक साक्षात्कार के दौरान मरे से कहा, मुझे सभी शॉट्स पता थे, मुझे लोकेशन पता थी। यह काफी हद तक मेरे अनुभवों पर आधारित था, इसलिए यह मेरे लिए मुश्किल नहीं था। 10 सोल फूड की उत्पत्ति टिलमैन के जुनून से हुई है, जो एक आधुनिक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार के बारे में एक प्रेरक और सीधे दिल से कहानी बनाना चाहता है। यह शिकागो में रहने वाली 3 बहनों के इर्द-गिर्द आधारित है। मैक्सिन विविका ए फॉक्स, एक पूर्णकालिक गृहिणी और मां, टेरी वेनेसा एल विलियम्स, एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली वकील जो अपने निजी जीवन पर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और बर्ड निया लॉन्ग, एक हेयरड्रेसर जो एक पूर्व अपराधी से विवाहित है। 5 जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका पारंपरिक बड़ा रविवार का खाना रोक दिया गया है, तो बहनें अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए संघर्ष करती है। टिलमैन पारिवारिक परंपरा और बंधनों के बड़े विचारों को छूते हुए दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ने में सक्षम थे। सोल फूड का संदर्भ देते हुए एंटरटेनमेंट वीकली के टाई बूर के अनुसार, जॉर्ज टिलमैन जूनियर ने घरेलू शैली और न्यूनतम चमक के साथ लिखा और निर्देशित किया, जो हमें याद दिलाता है कि बहुत सारे क्लिच के पीछे सरल सत्य छिपे हैं। 11 सितंबर 1997 में सोल फूड सिनेमाघरों में पहुंची और अपने पहले सप्ताहांत में $11 मिलियन कमाए। 5 अपने पहले सप्ताह के अंत तक $14 मिलियन कमाए गए, जिसने टिलमैन की सफलता को प्रमाणित किया क्योंकि फिल्म को मूल रूप से लागत से दोगुनी राशि प्राप्त हुई। 5 टिलमैन ने बाद में मरे को बताया, शो बिक गए थे, लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, यह अविश्वसनीय था। 10 सोल फूड की रिलीज से कुल $43 मिलियन की कमाई हुई और वीडियो बिक्री में भी इसकी वृद्धि हुई। शुरुआत में
यह उम्मीद की जा रही थी कि सोल फूड श्वेत फिल्म देखने वालों को आकर्षित करने में सक्षम होगी, खासकर पहले सप्ताह की सफलता के बाद, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं कर सका। यह जानने के बाद कि फिल्म के टिकट खरीदारों में से केवल 12% श्वेत थे, 5 टिलमैन ने कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि श्वेत दर्शक अभी भी अश्वेत फिल्मों को उतना नहीं देख रहे हैं जितना मैं चाहता हूं। मुझे लगता है कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में इस बात से सहज हूं कि फिल्म कहाँ समाप्त हुई। 12 हालांकि श्वेत समर्थकों की कमी के बावजूद यह साबित हुआ कि अफ्रीकी अमेरिकी दर्शक किसी फिल्म को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में सक्षम है। ट्राउट एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष जैक ट्राउट के अनुसार अश्वेत दर्शकों के संबंध में यह खंड वास्तव में काफी बड़ा है और हॉलीवुड अभी इसे पहचानना शुरू कर रहा है। 5. सोल फूड की आश्चर्यजनक सफलता के कारण टिलमैन और टेटेल ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ 2 साल का करार किया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम मेनेजरी फिल्म से बदलकर स्टेट स्ट्रीट पिक्चर्स कर दिया, जो शिकागो में हुए शुरुआती फिल्मी वर्षों को श्रद्धांजलि देने का उनका तरीका था। 8. टिलमैन को स्टीव मार्टिन अभिनीत एक नई परियोजना शुरू करने और डोरोथी डैंड्रिज, मार्विन गे और रिचर्ड प्रायर जैसे अफ्रीकी अमेरिकी हस्तियों पर आधारित जीवनी फिल्में बनाने के प्रस्ताव मिले। 5. टिलमैन ने मरे को एक साक्षात्कार में बताया, मुझे मार्विन गे बहुत पसंद है, उनके और उनके संघर्ष के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फिल्म बना सकता है। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कोई इतना प्रतिभाशाली और साथ ही इतना असुरक्षित कैसे हो सकता है। 10. टिलमैन की अगली बड़ी आगामी फिल्म के संबंध में वह कार्ल एम. ब्रेशर की वीरतापूर्ण कहानी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो अमेरिकी नौसेना का पहला अफ्रीकी अमेरिकी मास्टर डीप सीयर गोताखोर था। यह एक ऐसी परियोजना है जिसे टिलमैन लोकप्रिय क्लासिक्स जैसे कि एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन और ग्लोरी के समान मानते हैं। 5. टिलमैन ने पेंटर से कहा, मुझे ऐसे किरदार पसंद है जिनसे लोग खुद को जोड़ सके और उनसे जुड़ सके, ऐसे किरदार जो संघर्षों से गुजरते हैं, जिनसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारी फिल्मों के साथ हम उससे दूर होते जा रहे हैं। 12. सम्मान के पुरुष। टिलमैन की अगली बड़ी हिट उनकी फिल्म मैन ऑफ ऑनर थी, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया था। टिलमैन को यह फिल्म द नेगोशिएटर 1998 में एफ. गैरी ग्रे को देखने के बाद करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अफ्रीकी अमेरिकी निर्देशकों के लिए बड़े समय के सितारों के साथ काम करने के बहुत कम या बिल्कुल भी अवसर नहीं है और वह इसे बदलना चाहते थे। 3. जब टिलमैन ने सोल फूड का संपादन करते समय पहली बार स्क्रिप्ट पर हाथ डाला तो वह इससे बहुत प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्क्रिप्ट तब होती है जब आपके पास एक बेहतरीन दूसरी दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसे दूसरे लोग खोज सके और दूसरे लोग उसके बारे में न जाने, और उस स्क्रिप्ट में वह था। 3. यह टिलमैन का एक अफ्रीकी अमेरिकी निर्देशक के रूप में श्वेत फिल्म जगत में काम करने का पहला अनुभव था। 3. डी नीरो और गुडिंग के साथ काम करते समय टिलमैन को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों ही बड़े सितारे हैं। उन्हें पता था कि डी नीरो 50 तक टेक ले सकते हैं, और अपने शोध से उन्हें पता था कि उन्हें निर्देशक से सभी उत्तरों की उम्मीद है। 3. मुझे याद है कि मैंने उन्हें एक दिन फोन किया और मैंने कहा, बॉब, मैं जानना चाहता हूं कि आपको सेट पर कैसे काम करना पसंद है, क्योंकि मैं आपके लिए इसे आसान बनाना चाहता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे सोल फूड के साथ जो आपने किया वह पसंद है, आपको मेरे साथ कोई समस्या नहीं होगी। टिलमैन के अनुसार 3. गुडिंग के संबंध में उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा अपने चरित्र की पिछली कहानी जाननी होगी। टिलमैन को गुडिंग द्वारा अपनी पहली फिल्म बॉयज इन द हुड में प्रस्तुत की गई भूमिका पसंद आई और वे उस व्यक्तित्व को शामिल करना चाहते थे। टिलमैन को वास्तव में फिल्म में जिस दिशा में जाना था उसे प्राप्त करने के लिए दोनों अभिनेताओं पर अपना शोध करना पड़ा। यह सब एक व्यक्ति पर,
एक अभिनेता पर निर्भर करता है और उन चीजों का पता लगाना मेरा काम है। 3. सोल फूड और मेन ऑफ ऑनर के बीच टिलमैन का संक्रमण चुनौतीपूर्ण था। टिलमैन को मेन ऑफ ऑनर के सभी विजुअल इफेक्ट्स की आदत नहीं थी। उन्हें क्रू से निपटने में भी समस्या थी क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें खुद को साबित करना होगा। तुरंत आपको सभी को बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। यह तुरंत किया जाना चाहिए, टिलमैन ने कहा। 3. टिलमैन के लिए दूसरा सबसे कठिन हिस्सा एक निश्चित संख्या में दिनों में सब कुछ शूट करना था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में 4 और 5 दृश्य शूट कर रहा था, क्योंकि वे शेड्यूल में बहुत कुछ डालने की कोशिश करते हैं। 3. टिलमैन को पता था कि बहुत कुछ किया जाना है, खासकर तब जब फिल्म के निर्माण में $32 मिलियन की लागत आई थी। 3. टिलमैन को पानी के नीचे और पानी के ऊपर शूटिंग करने का भी ध्यान रखना था। हालांकि टिलमैन ने सभी बाधाओं को पार किया और समग्र उत्पाद के साथ गर्व से बाहर निकले। 10 नवंबर 2000 को मेन ऑफ ऑनर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 8. मेन ऑफ ऑनर खास तौर पर विदेशों में सफल साबित हुई। फिल्म ने $85 मिलियन कमाए। 3. नाई की दुकान। जब टिलमैन मेन ऑफ ऑनर का संपादन कर रहे थे, तब उनके निर्माता साथी रॉबर्ट टीटेल ने उन्हें मार्क ब्राउन द्वारा लिखित बार्बरशॉप की स्क्रिप्ट भेंट की। 3. टिलमैन और टीटेल दोनों को तुरंत पता चल गया कि बार्बरशॉप हास्यप्रद होने जा रहा है, फिर भी दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएगा। बार्बरशॉप में आइस क्यूब, एंथनी एंडरसन और सेड्रिक द एंटरटेनर है, और यह शिकागो बार्बरशॉप के दक्षिण की ओर के सामाजिक जीवन पर आधारित है। फिल्म में प्रसिद्ध R&B गायक शेरोन लिंडसे के 3 मूल गीत भी है। टिलमैन और टेटेल ने स्क्रिप्ट को 20th सेंचुरी फॉक्स के पास ले गए, लेकिन वे इसे पास करने में असफल रहे क्योंकि वे स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं थे। फॉक्स 2000 और फॉक्स सर्चलाइट के साथ भी यही कहा गया। थोड़ा निराश होकर, मेन ऑफ ऑनर के एक कार्यकारी एलेक्स गार्डनर के कारण दोनों MGM के पास गए और उन्होंने इसे खरीद लिया। 3. 2001 में बार्बरशॉप की शूटिंग शिकागो में शुरू हुई। यह फिल्म साउथ शिकागो के सामुदायिक क्षेत्र में स्थित थी और जो कभी लॉन्ड्रोमैट था, वह अब बार्बरशॉप के लिए सेट था। 1997 में बनी सोल फूड की तुलना में टिलमैन ने अभी भी अफ्रीकी अमेरिकियों को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया। फिल्म के विपणन के संबंध में MGM ने अकेले विपणन पर $12 मिलियन खर्च किए क्योंकि कंपनी जानती थी कि यह कितना महत्वपूर्ण और प्रभावी होगा। टिलमैन के अनुसार, यदि कोई स्टूडियो किसी अफ्रीकी अमेरिकी फिल्म के पीछे लग जाता है जिसमें सार्वभौमिक विषय होते हैं और इसे किसी अन्य फिल्म की तरह विपणन करता है, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। 3. टिलमैन और रॉबर्ट दोनों ने विपणन योजना में शामिल होना सुनिश्चित किया क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फिल्म को एक हार्दिक लेकिन हास्यपूर्ण कृति के रूप में प्रस्तुत किया जाए। 13 सितंबर 2002 को बार्बरशॉप सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने कुल $77,924 की कमाई की। 3. सबसे लंबी यात्रा। टिलमैन ने 2015 की रोमांटिक ड्रामा द लॉन्गेस्ट राइड का निर्देशन किया, जो निकोलस स्पार्क्स के 2013 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। हाल ही में उनकी प्रोडक्शन कंपनी स्टेट स्ट्रीट पिक्चर्स ने सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की है। 13. व्यक्तिगत जीवन। टिलमैन की शादी अभिनेत्री मार्सिया राइट से हुई है और उनका एक बच्चा है। टोनी गेटन एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक है। 1. प्रारंभिक जीवन। गेटन ने 1977 में मेरिट आइलैंड, फ्लोरिडा में मेरिट आइलैंड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गेटन USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स के भी स्नातक है, जहां उन्हें जैक निकोलसन लेखन छात्रवृत्ति मिली। आजीविका। स्नातक होने के बाद उन्होंने जॉन मिलियस के लिए एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। गायटन 10 साल से अधिक समय से एक पेशेवर पटकथा लेखक है, जो अकेले और अपने भाई, जो गायटन, अनकॉमन वेलोर, शाउट के साथ काम करते हैं।
गायटन ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्र फिल्म एथेंस जीए इनसाइड आउट का भी निर्देशन किया, जिसमें आरईएम और बी52 बैंड के साथ साथ विलक्षण लोक कलाकार रेवरेंड हॉवर्ड फिनेस्टर भी शामिल थे। गायटन ने 2010 की एक्शन ड्रामा फिल्म फास्टर का निर्माण किया, जिसे उनके भाई जो के साथ मिलकर लिखा गया था और जिसमें ड्वेन जॉनसन और बिली बॉब थॉर्नटन ने अभिनय किया था। 2011 में उन्होंने और उनके भाई जो ने फिर से मिलकर केबल चैनल एएमसी के लिए एक नाटकीय टेलीविजन श्रृंखला बनाई, जिसका शीर्षक था हेल ऑन व्हील्स, जिसका प्रीमियर 6 नवंबर को हुआ। 1865 में सेट श्रृंखला उस बस्ती और उसके लोगों पर केंद्रित है जो पहले ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग के निर्माण में साथ थे, जिसे हेल ऑन व्हील्स कहा जाता है। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक नोट्स। 1987 एथेंस जीए अंदर बाहर निर्देशक पटकथा लेखक। 2002 संख्या के आधार पर हत्या पटकथा लेखक। साल्टन सागर पटकथा लेखक। 2005 दो सिर वाली गाय निर्देशक पटकथा लेखक। 2010 और तेज सह पटकथा लेखक निर्माता। 2024 मुक्ति पटकथा लेखक। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक नोट्स। 2006 सदर्न कंफर्ट पटकथा लेखक टीवी फिल्म। 2011 चलता फिरता नर्क निर्माता जो गेटन सी 1956/1957 14 मई 2023। एक अमेरिकी लेखक, निर्देशक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता थे। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला हेल ऑन व्हील्स 2011 से 2016 का सहनिर्माण किया और अनकॉमन वेलोर 1983, बुलेट प्रूफ 1996 और फास्टर 2010 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। 2. व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। गायटन की शादी जेन विंटर से हुई थी और उनकी एक सौतेली बेटी थी। 3. उनके भाई का नाम टोनी गायटन है। 2. उन्होंने 1974 में मेरिट आइलैंड हाई स्कूल से स्नातक किया। 4. प्रोस्टेट कैंसर से 4 साल की लड़ाई के बाद 14 मई 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। 2. फिल्मोग्राफी। निर्देशक के रूप में गर्मी की बारिश 1989, माइंड रिपर 1995, स्वीट चेन 1998। केवल लेखक के रूप में अनकॉमन वेलोर 1983, शाउट 1991, बुलेट प्रूफ 1996, द शेफर्ड, बॉर्डर पेट्रोल 2008, तेज 2010। टेलीविजन। हेल ऑन व्हील्स 2011 से 2016 सहनिर्माता। फुटबॉल कैरियर। कॉलेज कैरियर। ड्वेन जॉनसन न 94 पद रक्षात्मक टैकल। प्रमुख अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान। व्यक्तिगत जानकारी। जन्म 2 मई 1972, आयु 52, हेवर्ड, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ऊंचाई 6 फीट 5 इंच 1.96 मीटर। वजन 253 पौंड 115 किलोग्राम। पुरानी जीविका। कॉलेज मियामी, एफेल 1990 से 1994। बाउल खेल। कॉटन बाउल क्लासिक 1991, ऑरेंज बाउल 1992। हाई स्कूल फ्रीडम हाई स्कूल, बेथलेहम, पेंसिल्वेनिया। कैरियर की प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार। राष्ट्रीय चैंपियन 1991। हाई स्कूल की तरह जॉनसन ने मियामी विश्वविद्यालय में डिफेंसिव टैकल खेलना जारी रखा, जहां वे मियामी हरिकेन्स 1991 टीम के सदस्य थे, जिसने उस वर्ष की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। 63-37। हालांकि वहां 4 साल खेलने के बावजूद जॉनसन ने खुद को डेप्थ चार्ट पर कुलीन खिलाड़ियों के पीछे पाया, जिसमें भविष्य के एनएफएल स्टार और प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य वॉरेन सैप शामिल थे और ज्यादातर बैकअप भूमिकाओं में दिखाई दिए। 64-65। मियामी में अपने समय के दौरान जॉनसन ने एक शुरुआत के साथ 39 गेम खेले। उन्होंने 4.5 सैक
और 77 टैकल दर्ज किए। 1995 में जॉनसन ने सामान्य अध्ययन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान में दोहरी प्रमुखता प्राप्त की। 67 वह मियामी क्षेत्र समुदाय में विश्वविद्यालय के सबसे विपुल छात्र वक्ताओं में से एक थे, जो अक्सर अपने संघर्षों के बारे में सकारात्मक संदेश देते थे और छात्रों को स्कूल में बने रहने और नशीली दवाओं के उपयोग के खतरों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 68 कैनेडियन फुटबॉल लीग। स्नातक होने के बाद जॉनसन को कनाडाई फुटबॉल लीग के कैलगरी स्टैम्पडर्स द्वारा साइन किया गया। कैलगरी ने उन्हें डिफेंसिव टैकल से लाइनबैकर में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें कैलगरी के अभ्यास रोस्टर में नियुक्त किया गया था, लेकिन कैलगरी के 1995 के सीजन में 2 महीने में उन्हें काट दिया गया। 37 69 70 पेशेवर कुश्ती कैरियर। प्रारंभिक कैरियर 1996। इस श्रृंखला का एक हिस्सा। पेशेवर कुश्ती। इतिहास। उल्लेखनीय पदोन्नति। उल्लेखनीय लोग। क्षेत्र के आधार पर। शैलियों, अवधारणाओं, संस्कृति। हो सकता है आप सही हों। विवादों, सूचियों, संबंधित विषय। वीटीई। कैलगरी द्वारा काटे जाने के बाद जॉनसन ने अगले साल 1996 में अपने पेशेवर कुश्ती करियर की शुरुआत की। 37 अनुभवी पहलवान पैट पैटरसन ने 1996 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF के साथ जॉनसन के लिए कई ट्रायआउट मैच सुरक्षित किए। पहले अपने असली नाम से कुश्ती लड़ते हुए जॉनसन ने 10 मार्च को एक हाउस शो में द ब्रुकलिन ब्रॉलर को हराया। 71 और क्रिस कैंडिडो और ओवेन हार्ट से मैच हार गए। 39 जेरी लॉलर के यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन में फ्लेक्स कावाना के नाम से कुश्ती लड़ने और 1996 की गर्मियों में अपने साथी बार्ट सॉयर के साथ 2 बार USWA टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद जॉनसन को WWF अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। विश्व कुश्ती महासंघ बटा विश्व कुश्ती मनोरंजन। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन 1996 से 1997। जॉनसन ने WWF में रॉकी मैविया के रूप में पदार्पण किया, जो उनके पिता और दादा के रिंग नामों का संयोजन था। हालांकि उद्घोषकों ने उनके असली नाम को स्वीकार किया। 72 वह शुरू में इस रिंग नाम को लेने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन विंस मैकमोहन और जिम रॉस ने उन्हें मना लिया। 52 73 उन्हें द ब्लू चिपर उपनाम दिया गया था और उनकी वंशावली को निभाने के लिए उन्हें WWF के पहले तीसरी पीढ़ी के पहलवान के रूप में प्रचारित किया गया था। 2 एक साफ-सुथरे चेहरे वाले चरित्र। मैविया को कुश्ती की अपनी अनुभवहीनता के बावजूद शुरू से ही भारी धक्का दिया गया था। उन्होंने 4 नवंबर 1996 को मार्क मेरो के दल के सदस्य के रूप में मंडे नाइट रॉ में शुरुआत की। 74 उनका पहला मैच 17 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज। 75 13 फरवरी 1997 को उन्होंने मंडे नाइट रॉ के गुरुवार संस्करण में हंटर हर्स्ट हेम्सले से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती। 76 77 78 इसके बाद मैविया ने 16 फरवरी को इन योर हाउस 13 फाइनल 4 में हेम्सले के खिलाफ खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। जॉनसन का पहला रेसलमेनिया मैच 23 मार्च को रेसलमेनिया 13 में हुआ, जहां वह द सुल्तान के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बचाव में विजयी रहे। WWF प्रशंसकों ने उनके चरित्र को अस्वीकार करना और कंपनी से बाहर करना शुरू कर दिया। 79 उन्होंने रॉ इज वॉर के 31 मार्च के एपिसोड में टाइटल डिफेंस में ब्रेट हार्ट को अयोग्यता से हराया। 80 पर्दे के पीछे हार्ट ने जॉनसन को WWF में अपने पहले वर्ष के लिए सलाह दी। 81 और उनसे खिताब लेने के लिए बुक होने से इनकार कर दिया। 82 20 अप्रैल को इन योर हाउस 14 रिवेंज ऑफ द टेकर में वह सेवियो वेगा से काउंटआउट से हार गए, लेकिन खिताब बरकरार रखा। दर्शकों में मैविया के प्रति तेजी से शत्रुता बढ़ गई। ड्वेन डगलस जॉनसन, जन्म 2 मई 1972, जिन्हें उनके रिंग नाम द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता, पेशेवर पहलवान और व्यवसायी है। वह WWE में अनुबंधित है,
जहां वह अंशकालिक आधार पर प्रदर्शन करते हैं। व्यापक रूप से सभी समय के महानतम पेशेवर पहलवानों में से एक माने जाने वाले 6-7 जॉनसन एटीट्यूड युग के दौरान विश्व कुश्ती महासंघ WWF अब WWE के विकास और सफलता का अभिन्न अंग थे। अभिनय करियर को आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने 8 साल तक WWF के लिए पूर्णकालिक कुश्ती लड़ी। उनकी फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में $3.5 बिलियन से अधिक और दुनिया भर में $12.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 8 जिससे वे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। 9, 10, 11 वह यूनाइटेड फुटबॉल लीग के सहमालिक है। 12, 13, 14 TKO ग्रुप होल्डिंग्स के निदेशक मंडल के सदस्य है। UFC और WWE की मूल कंपनी 15, 16, 17 और 7 बक्स प्रोडक्शंस के सहसंस्थापक है। 18 मियामी विश्वविद्यालय में फुटबॉल खेलने के लिए एथलेटिक छात्रवृत्ति स्वीकार करने के बाद जॉनसन 1991 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप टीम के सदस्य थे, लेकिन बड़े पैमाने पर एक बैकअप खिलाड़ी थे। 19 पेशेवर फुटबॉल की आकांक्षाओं के बावजूद वह 1995 के NFL ड्राफ्ट में अनिर्धारित हो गए और अपने पहले सीजन में कट जाने से पहले कैलगरी स्टैम्पर्स के साथ कुछ समय के लिए हस्ताक्षर किए। 20 1996 में उनके पिता ने उन्हें WWF के साथ एक अनुबंध हासिल करने में मदद की। 1 जॉनसन तेजी से वैश्विक प्रमुखता पर पहुंचे। एक करिश्माई कचरा वक्ता के रूप में उनके द्वारा नियोजित एक नौटंकी से सहायता मिली। जॉनसन ने 2004 में WWE छोड़ दिया। वह 2011 में 2013 तक अंशकालिक कलाकार के रूप में लौटे और 2019 में अपनी सेवानिवृत्ति तक छिटपुट उपस्थिति दर्ज कराई। 10 बार के विश्व चैंपियन, जिसमें प्रमोशन का पहला अफ्रीकी अमेरिकी मूल का चैंपियन शामिल है। 22 वह 2 बार के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 5 बार के टैग टीम चैंपियन, 2000 रॉयल रंबल विजेता और WWE के छठे ट्रिपल क्राउन चैंपियन भी है। जॉनसन ने कई पेपरव्यू इवेंट्स को हेडलाइन किया, जिसमें WWE का प्रमुख इवेंट रेसलमेनिया 6 बार, 15, 16, 17, 28, 29 और 40 शामिल है, जिसमें सबसे अधिक खरीदा जाने वाला प्रोफेशनल रेसलिंग पेपरव्यू रेसलमेनिया 28 और WWE की प्रमुख टेलीविजन सीरीज रॉ और स्मैकडाउन के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड का मुख्य आयोजन शामिल है। 23, 24 जॉनसन की पहली फिल्म भूमिका द ममी रिटर्न्स 2001 में थी। अगले वर्ष उन्होंने एक्शन फंतासी फिल्म द स्कॉर्पियन किंग में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने तब से पारिवारिक फिल्मों द गेम प्लान 2007, रेस टू विच माउंटेन 2009, टूथ फेरी 2010, जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 और जंगल क्रूज 2021 और एक्शन फिल्मों जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, G.I. जो प्रतिशोध 2013, हरक्यूलिस 2014, स्काईस्क्रेपर 2018, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 में भी अभिनय किया। उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्मों गेट स्मार्ट 2008, सेंट्रल इंटेलिजेंस 2016, फास्ट 5 2011 से शुरू होने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों में ल्यूक हॉब्स के रूप में उनकी भूमिका ने फ्रेंचाइजी को फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने में मदद की। 25 वह ब्लैक एडम 2022 में शीर्षक भूमिका निभाकर DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शामिल हो गए। 26 उन्हें डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म मोआना 2016 और इसके सीक्वल मोआना 2 2024 में माउई की आवाज देने के लिए भी जाना जाता है। जॉनसन ने HBO कॉमेडी ड्रामा सीरीज बॉलर्स 2015 से 2019, 27 और आत्मकथात्मक सिटकॉम यंग रॉक 2021 से 2023 का निर्माण और अभिनय किया। उनकी आत्मकथा द रॉक सेज 2000 में रिलीज हुई और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर थी। 28, 29, 2016 और 2019 में टाइम ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से
एक के रूप में नामित किया। 30-31 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पेंसिल्वेनिया के बेथलेहम टाउनशिप में फ्रीडम हाई स्कूल में सीनियर के रूप में जॉनसन स्कूल की फुटबॉल, ट्रैक और फील्ड और कुश्ती टीमों के सदस्य थे। जब वे कहते हैं, उनकी विचार प्रक्रिया बदलने लगी। यही वह समय था जब मैंने लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू किया और जो मैं हासिल करना चाहता था। जॉनसन का जन्म कैलिफोर्निया के हेवर्ड में हुआ था। 32-33 2 मई 1972 को। 34 मातान्यूफेगेमलिटा अता फिटिस्मेनु नी मैविया। 35-36 और पूर्व पेशेवर पहलवान रॉकी जॉनसन, जन्म वेड डगलस बाउल्स के बेटे। 37-38 बड़े होकर वह कुछ समय के लिए अपनी मां के परिवार के साथ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ग्रे लिन में रहे। 39 जहां उन्होंने रग्बी खेला। 40 और अमेरिका लौटने से पहले रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। 39 जॉनसन के पिता एक ब्लैक नोवा स्कोटियन थे जिनके पास थोड़ी मात्रा में आयरिश वंशावली थी। 41 42 43 और उनकी मां समोअन है। 44 45 46 उनके पिता और टोनी एटलस 1983 में WWE इतिहास में पहले ब्लैक टैग टीम चैंपियन थे। 47 48 जॉनसन के चाचा रिकी भी एक पहलवान थे। 49 उनकी मां पीटर मैविया की दत्तक पुत्री है, जो एक पेशेवर पहलवान भी थे। 50 जॉनसन की नानी लिया पहली महिला प्रो रेसलिंग प्रमोटरों में से एक थीं, जिन्होंने 1982 में अपने पति की मृत्यु के बाद पोलिनेशियन पैसिफिक प्रो रेसलिंग को संभाला और 1988 तक इसका प्रबंधन किया। 51 52 अपने नाना मैविया के माध्यम से जॉनसन अनोई कुश्ती परिवार के गैररक्त संबंधी रिश्तेदार है। 53 54 55 56 57 2008 में उन्होंने अपने पिता और दादा को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 58 जॉनसन ने उत्तरी कैरोलिना के शेरलोट में मोंटक्लेयर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की और फिर हेम्डेन, कनेक्टिकट चले गए, जहां उन्होंने शेफर्ड ग्लेन एलिमेंट्री स्कूल और फिर हेम्डेन मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 59-60 उन्होंने होनोलुलु में प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले हाई स्कूल और फिर ग्लेनक्लिफ हाई स्कूल और मैकगावॉक हाई स्कूल, दोनों नेशविले, टेनेसी में और फिर बेथलेहम टाउनशिप, पेंसिल्वेनिया में फ्रीडम हाई स्कूल, राज्य के लेह घाटी क्षेत्र में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1990 में स्नातक किया। 61 फ्रीडम हाई स्कूल में जॉनसन ने शुरुआत में संघर्ष किया और संघर्ष और छोटे-मोटे अपराधों की संस्कृति में फंस गए। 17 साल की उम्र तक उन्हें लड़ाई, चोरी और चेक धोखाधड़ी के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया था और लड़ाई के लिए 2 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। 62 स्थानीय समाचार पत्र के एक लेख ने उन्हें पुलिस के साथ टकराव के इतिहास वाला एक परेशान किशोर करार दिया। लेकिन फ्रीडम हाई स्कूल के फुटबॉल कोच जोडी क्विक ने जॉनसन में एथलेटिक क्षमता देखी और उन्हें स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए भर्ती किया, जहां उन्होंने डिफेंसिव टैकल खेला, एक ऐसा अनुभव जो जॉनसन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन साबित हुआ। मेरी विचार प्रक्रिया बदलने लगी, तभी मैंने लक्ष्यों और जो मैं हासिल करना चाहता था उसके बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने तब से अपने हाई स्कूल फुटबॉल अनुभव के बारे में कहा है। 19 फुटबॉल खेलने के अलावा जॉनसन फ्रीडम हाई स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती टीमों के सदस्य भी थे। बिली बॉब थॉर्नटन 2-3 जन्म 4 अगस्त 1955, एक अमेरिकी फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक और गीतकार है। उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म स्लिंग ब्लेड 1996 में लेखन, निर्देशन और अभिनय के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। ए सिंपल प्लान 1998 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें वन फॉल्स मूव 1992, टॉम्बस्टोन 1993, डेड मैन 1995, यू टर्न 1997, प्राइमरी कलर्स 1998, आर्मगेडन
1998, मॉन्स्टर बॉल 2001। उन्होंने ए फैमिली थिंग 1996 और द गिफ्ट 2000 सहित कई फिल्मों की पटकथा लिखी है और डैडी एंड देम 2001, ऑल द प्रेटी हॉर्सेस 2000 और जेन मैन्सफील्ड स्कार 2012 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। थॉर्नटन को 1992 से 1995 तक सीबीएस सिटकॉम हार्ट्स अफायर में टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। 2014 में उन्होंने एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज फार्गो के पहले सीजन में लोर्ने माल्वो के रूप में अभिनय किया, जिसने मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया और मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 2016 से 2021 तक उन्होंने अमेजन की कानूनी ड्रामा सीरीज गोलियत में बिली मैकब्राइड की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलाया। फिल्मी काम के अलावा थॉर्नटन ने एक गायक गीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 4 एकल एल्बम जारी किए हैं और रॉक बैंड द बॉक्समास्टर्स के गायक हैं। थॉर्नटन सेलिब्रिटी संस्कृति के प्रति अपनी नापसंदगी के बारे में मुखर रहे हैं। उन्होंने लोगों की नज़रों से दूर रहना चुना है। उन्होंने 6 बार शादी की है, जिसमें 2000 से 2003 तक एंजेलिना जोली से शादी भी शामिल है, जिसने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया। 4. प्रारंभिक जीवन। थॉर्नटन का जन्म 4 अगस्त 1955 को हॉट स्प्रिंग्स, अरकानसस में हुआ था। 6, 7, 8 वे वर्जीनिया रॉबर्टा नी फॉल्कनर के बेटे हैं, जो एक स्वघोषित मनोवैज्ञानिक है, और विलियम रेमंड बिली रे थॉर्नटन, एक हाई स्कूल इतिहास शिक्षक और बास्केटबॉल कोच है। 6. उनके भाई जिमी डॉन, अप्रैल 1958 अक्टूबर 1988 ने कई गाने लिखे। थॉर्नटन ने उनमें से 2, आइलैंड एवेन्यू और एमिली, को अपने एकल एल्बमों में रिकॉर्ड किया। 9. वे अंग्रेजी और आंशिक रूप से आयरिश वंश के हैं। 10. उनके 2 अन्य भाई बहन हैं। 11. थॉर्नटन अपने बचपन के दौरान अरकानसस में कई जगहों पर रहे, जिनमें अल्पाइन, मालवर्न और माउंट होली शामिल है। उनका पालन पोषण मेथोडिस्ट। 12. एक विस्तारित परिवार में एक झोंपड़ी में हुआ, जिसमें बिजली या पाइपलाइन नहीं थी। 13. उन्होंने मालवर्न हाई स्कूल में पढ़ाई की। थॉर्नटन को डिस्लेक्सिया के कारण स्कूल में शैक्षणिक रूप से संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें जीवन में बाद में निर्णायक रूप से निदान नहीं किया गया था। 14. एक अच्छे हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी। उन्होंने कैंसस सिटी रॉयल्स के लिए कोशिश की, लेकिन चोट लगने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 15. उन्होंने 1973 में मालवर्न से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मनोविज्ञान में डिग्री हासिल करने के लिए हेंडरसन स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अरकानसस राज्य परिवहन विभाग के लिए डामर बिछाने में एक छोटी अवधि बिता। 1980 के दशक के मध्य में थॉर्नटन लॉस एंजिल्स में बस गए ताकि भविष्य के लेखन साथी टॉम एपर्सन के साथ एक अभिनेता के रूप में अपना करियर बना सके। 6. एक अभिनेता के रूप में सफल होने में उन्हें मुश्किल समय लगा और उन्होंने अभिनय की नौकरियों के लिए ऑडिशन देने के बीच टेलीमार्केटिंग, ऑफशोर विंड फार्मिंग, 15 और फास्ट फूड मैनेजमेंट में काम किया। उन्होंने ड्रम भी बजाया और दक्षिण अफ्रीकी रॉक बैंड जैक हैमर के साथ गाया। एक उद्योग कार्यक्रम के लिए वेटर के रूप में काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक बिली वाइल्डर की सेवा की। उन्होंने वाइल्डर के साथ बातचीत की, जिन्होंने थॉर्नटन को पटकथा लेखक के रूप में करियर पर विचार करने की सलाह दी। 6. आजीविका। 1986 से 1995 प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। मार्च 2008 में ऑस्टिन, टेक्सास में साउथ बाय साउथवेस्ट में थॉर्नटन। सितंबर 1987 में थॉर्नटन लॉस एंजिल्स में वेस्ट कोस्ट थिएटर एन्सेम्बल के हिस्से के रूप में एक अभिनय नाटक बीथोवेन सिम्फनीज में मंच पर दिखाई दिए। 17. उनकी पहली ऑनस्क्रीन भूमिका थ्रिलर हंटर्स ब्लड में बिली बॉब नामक एक किरदार निभा रही थी। वह पूरे प्रोडक्शन के लिए उस फिल्म में स्टैंड इन थे और फिर 2 दृश्यों में दिखाई दिए। 18.
इसके बाद वे साउथ ऑफ रेनो फिल्म और 1987 के मैटलॉक एपिसोड द फोटोग्राफर में छोटी भूमिकाओं में नजर आए। उनकी शुरुआती स्क्रीन भूमिकाओं में से एक सीबीएस सिटकॉम हार्ट्स अफायर में एक कलाकार के रूप में थी और 1989 में वे एडम सैंडलर की पहली फिल्म गोइंग ओवरबोर्ड में एक गुस्सैल हेकलर के रूप में नजर आए। उन्होंने 1992 की वन फॉल्स मूव में खलनायक की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने सहलिखा भी था। उन्होंने 1990 के दशक की फिल्मों इंडिसेंट प्रपोजल, ऑन डेडली ग्राउंड, बाउंड बाय ऑनर और टॉम्बस्टोन में भी भूमिकाएं निभाईं। अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख बिली बॉब थॉर्नटन फिल्मोग्राफी और बिली बॉब थॉर्नटन द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। थॉर्नटन को एकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड हॉरर फिल्म से प्रेसिडेंट अवार्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला है। उन्हें एमी अवार्ड, 4 गोल्डन ग्लोब और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया है। डिस्कोग्राफी। मुख्य लेख बिली बॉब थॉर्नटन डिस्कोग्राफी। स्टूडियो एल्बम प्राइवेट रेडियो 2001, द एज ऑफ द वर्ल्ड 2003, होबो 2005, सुंदर दरवाजा 2007। व्यक्तिगत जीवन, विवाह और परिवार। थॉर्नटन बॉक्स मास्टर्स के साथ 2007। थॉर्नटन की 6 बार शादी हो चुकी है। 3 महिलाओं से उनके 4 बच्चे हैं। 1460 1978 से 1980 तक उनकी शादी मेलिसा ली गैटलिन से हुई, जिन्होंने अपनी तलाक याचिका में उनके द्वारा असंगति और व्यभिचार का हवाला दिया। उनकी एक बेटी अमांडा ब्रूमफील्ड थी, 61, जिसे 2008 में अपने दोस्त की 1 वर्षीय बेटी की मौत के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 62, फ्लोरिडा के इनोसेंस प्रोजेक्ट ने 2015 में अमांडा का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और दावा किया कि बच्चे की मौत पूरी तरह से आकस्मिक थी। अमांडा को 2020 में मुक्त कर दिया गया था, जब उसकी बेगुनाही के चिकित्सा और वैज्ञानिक सबूत प्रदान करने के लिए साक्ष्य सुनवाई से पहले अभियोजकों के साथ एक समझौता हुआ था। 63, थॉर्नटन ने 1986 में अभिनेत्री टोनी लॉरेंस से शादी की। वे अगले साल अलग हो गए और 1988 में तलाक हो गया। 1990 से 1992 तक उन्होंने अभिनेत्री सिंडा विलियम्स से शादी की, जिन्हें उनके लेखन की पहली फिल्म वन फॉल्स मूव 1992 में कास्ट किया गया था। 1993 में थॉर्नटन ने प्लेबॉय मॉडल पिएत्रा डॉन चेरनियाक से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। 1997 में चेरनियाक द्वारा थॉर्नटन पर पति-पत्नी के दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के साथ विवाह समाप्त हो गया, कभी-कभी अपने बच्चों के सामने। 61, थॉर्नटन ने 1997 से 1999 तक लॉरा डर्न को डेट किया। रिपोर्टों के बावजूद उन्होंने कभी सगाई नहीं की, लेकिन 2000 में उन्होंने अभिनेत्री एंजेलिना जोली से शादी कर ली, जिनके साथ उन्होंने पुशिंग टिन 1999 में अभिनय किया और जो उनसे लगभग 20 साल छोटी थी। यह विवाह जोड़े के स्नेह के विलक्षण प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, जिसमें कथित तौर पर एक दूसरे के खून की शीशियों को अपने गले में पहनना शामिल था। बाद में थॉर्नटन ने स्पष्ट किया कि शीशियां वास्तव में 2 छोटे लॉकेट थे, जिनमें से प्रत्येक में खून की केवल 1 बूंद थी। 65, थॉर्नटन और जोली ने मार्च 2002 में कंबोडिया से एक बच्चे को गोद लेने की घोषणा की, लेकिन बाद में पता चला कि जोली ने बच्चे को एकल माता-पिता के रूप में गोद लिया था। 66, वे जून 2002 में अलग हो गए और अगले वर्ष तलाक हो गया। 68, 2003 में थॉर्नटन ने मेकअप इफेक्ट क्रू मेंबर कोनी इंग्लैंड के साथ रिश्ता शुरू किया, जिनसे उनकी एक बेटी है। 69, हालांकि उन्होंने एक बार कहा था कि वह शायद दोबारा शादी नहीं करेंगे। 70, क्योंकि शादी उनके लिए काम नहीं करती। 71, उनके प्रतिनिधियों ने पुष्टि की कि उनकी और इंग्लैंड की शादी 22 अक्टूबर 2014 को लॉस एंजल्स में हुई थी। 72, स्वास्थ्य समस्याएं। लॉस एंजल्स में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान
थॉर्नटन को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मायोकार्डिटिस का निदान किया गया था, एक हृदय की स्थिति जो उनके आहार के कारण हुई थी। 73 उन्होंने तब से कहा है कि वह शाकाहारी आहार का पालन करते हैं और बेहद स्वस्थ है, कोई जंक फूड नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें गेहूं और डेयरी से एलर्जी है। 74 थॉर्नटन को डिस्लेक्सिया, 75 और जुनूनी बाध्यकारी विकार है। 76 थॉर्नटन के साथ साक्षात्कारों में विभिन्न अजीबोगरीब व्यवहारों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। इनमें से एक प्राचीन फर्नीचर का डर है, एक विकार जो थॉर्नटन द्वारा लिखित स्लिंग ब्लेड में ड्वाइट योकम के चरित्र डॉयल हारग्रेव्स और 2001 की फिल्म बैंडिट्स में थॉर्नटन के अपने चरित्र द्वारा साझा किया गया था। 77 इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ प्रकार के चांदी के बर्तनों से डर लगता है, एक ऐसा लक्षण जिसे 2001 की मॉन्स्टर बॉल में उनके चरित्र द्वारा ग्रहण किया गया था, जिसमें ग्रोटोव्स्की अपने दैनिक आइसक्रीम के कटोरे के लिए प्लास्टिक के चम्मच पर जोर देता है। उन्होंने 1996 की स्वतंत्र फिल्म स्लिंग ब्लेड में लेखन, निर्देशन और अभिनय किया। 6 यह फिल्म लघु फिल्म सम फोल्क्स कॉल इट ए स्लिंग ब्लेड का विस्तार है, जिसने एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की कहानी पेश की जिसे एक भीषण और अकथनीय हत्या के लिए कैद किया गया था। 21 स्लिंग ब्लेड ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। थॉर्नटन की पटकथा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए एकेडमी पुरस्कार, राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार और एडगर पुरस्कार दिलाया, जबकि उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन प्राप्त हुआ। 6 1998 में थॉर्नटन ने प्राइमरी कलर्स में जेम्स कार्विल जैसे रिचर्ड जेमन्स की भूमिका निभाई। 22 उन्होंने ऑल द प्रिटी हॉर्स नामक पुस्तक को उसी नाम की 2000 की फिल्म में रूपांतरित किया। 23 नकारात्मक अनुभव उन्हें 1 घंटे से अधिक फुटेज काटने के लिए मजबूर किया गया, ने कभी भी दूसरी फिल्म निर्देशित न करने का निर्णय लिया। एक बाद की रिलीज डैडी एंड देम पहले फिल्माई गई थी। 24 इसके अलावा 2000 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट जिसे उन्होंने और टॉम एपर्सन ने साथ मिलकर लिखा था। 2000 में थॉर्नटन ट्रेविस स्ट्रीट के संगीत वीडियो मॉडर्न डे बोनी एंड क्लाइड गीत के लिए दिखाई दिए। उनके स्क्रीन व्यक्तित्व को प्रेस द्वारा टैटू वाले रोएदार आदमी के रूप में वर्णित किया गया है। 26 स्लिंग ब्लेड की सफलता के बाद वे कई प्रमुख फिल्म भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिनमें 1998 की आर्मगेडन और ए सिंपल प्लान शामिल है, जिनमें से बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2001 में उन्होंने डैडी एंड देम का निर्देशन किया और 3 हॉलीवुड फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं हासिल कीं, रोमांटिक ड्रामा मॉन्स्टर बॉल, क्राइम कॉमेडी ड्रामा बैंडिट्स और नियोनोयर फिल्म द मैन हू वाज नॉट देयर। 27 2012 में थॉर्नटन ने 2003 की बैड सांता में एक दुर्भावनापूर्ण मॉल सांता की भूमिका निभाई, जो एक ब्लैक कॉमेडी थी जिसके सेट पर वह नशे में होने की बात स्वीकार करता है। 28 और उसी वर्ष कॉमेडी फिल्म इंटॉलरेबल क्रुएल्टी में एक तेल करोड़पति की भूमिका निभाई। 29 और ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव एक्चुअली में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महिलावादी राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। 30 उन्होंने कहा कि बैड सांता की सफलता के बाद दर्शक उन्हें उस तरह के आदमी की भूमिका निभाते देखना पसंद करते हैं और कास्टिंग निर्देशक उन्हें तब बुलाते हैं जब उन्हें किसी कमीने की आवश्यकता होती है। 26 उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि यह थोड़ा सरल है। आप जानते हैं कि इस व्यवसाय में कल्पना कितनी संकीर्ण हो सकती है। 31 2004 में 32 उसी वर्ष उन्हें 7 अक्टूबर को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 33 2005 से 2013 करियर में उतार चढ़ाव। उन्होंने 2005 की स्पोर्ट्स कॉमेडी बैड न्यूज बियर में बेसबॉल कोच की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की 1976 की फिल्म की रीमेक थी। 34 वे 2006 की कॉमिक फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स में दिखाई दिए। 35 फिल्म में उन्होंने एक सेल्फ हेल्प डॉक्टर की भूमिका निभाई, जो विशेष रूप से उनके लिए लिखी गई थी। 26
अन्य फिल्मों में 2007 का ड्रामा द एस्ट्रोनॉट फार्मर और कॉमेडी मिस्टर वुरकॉक शामिल है, जिसमें उन्होंने एक दुखवादी जिम शिक्षक की भूमिका निभाई थी। 36 सितंबर 2008 में उन्होंने एक्शन फिल्म ईगल आई में अभिनय किया। 37 उन्होंने एक अन्य फिल्म का निर्देशन करने में भी रुचि व्यक्त की है, संभवतः गुफा खोजकर्ता फ्लॉयड कॉलिंस के बारे में एक पीरियड पीस। 38 जो ट्रैप्ड द स्टोरी ऑफ फ्लॉयड कॉलिंस पुस्तक पर आधारित है। 39 2014 वर्तमान फार्गो और गोलियत। 2014 में उन्होंने एफएक्स मिनीसीरीज फार्गो में सोशियोपैथिक हिटमैन लोर्ने माल्वो के रूप में अभिनय किया, जो इसी नाम की 1996 की फिल्म से प्रेरित थी, जिसके लिए उन्होंने मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब जीता। 41 थॉर्नटन ने 2014 में द बिग बैंग थ्योरी में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के मूत्र रोग विशेषज्ञ की भूमिका निभाई, जो हर उस महिला के बारे में उत्साहित हो जाता है जो उसे छूती है। 42 उसी वर्ष उन्होंने कानूनी ड्रामा द जज में एक अभियोजक की भूमिका निभाई। 43 गोलियत अमेजन स्टूडियो की एक टेलीविजन सीरीज है, जिसमें थॉर्नटन को एक पूर्व प्रतिभाशाली और मिलनसार वकील के रूप में दिखाया गया है, जो अब नशे में धुत और शराबी है। इसका प्रीमियर 13 अक्टूबर 2016 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। गोलियत को 2 अतिरिक्त सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसका अंतिम सीजन 24 सितंबर 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किया गया था। 2017 में थॉर्नटन ने करियोसलेम, संगीत की भाषा में केओ के नाम से मशहूर, के संगीत वीडियो स्टैंड डाउन 44 में अभिनय किया। इसे टोरंटो शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 45 से सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो का पुरस्कार मिला और फेसबुक पर इसे 13 मिलियन बार देखा गया और गिनती जारी है। 2024 से थॉर्नटन ने लैंडमैन में एक तेल कंपनी के लैंडमैन टॉमी नॉरिस की भूमिका निभाई है। संगीत थॉर्नटन विद द बॉक्समास्टर्स 2007। 1970 के दशक में थॉर्नटन ट्रेस होम्ब्रेस नामक एक ब्लूज रॉक बैंड के ड्रमर थे। गिटारवादक बिली गिबन्स, जिनके बैंड जे टॉप ने 1973 में ट्रेस होम्ब्रेस नामक एक एल्बम जारी किया, ने बैंड को टेक्सास में सबसे अच्छा छोटा कवर बैंड कहा और थॉर्नटन ने बैंड के नाम के साथ एक टैटू बनवाया है। 46 1983 में बैंड ने ट्रिगर रिकॉर्ड्स पर अपना एकमात्र स्टूडियो एल्बम गनस्लिंगर जारी किया। 1985 में थॉर्नटन दक्षिण अफ्रीकी रॉक बैंड जैक हैमर में पीट बोथा के साथ शामिल हो गए, जबकि बोथा लॉस एंजिल्स में काम करते थे। 47 थॉर्नटन ने जैक हैमर के साथ एक स्टूडियो एल्बम डेथ ऑफ ए जिप्सी रिकॉर्ड किया, जिसे सितंबर 1986 में रिलीज किया गया था। 48 2001 में थॉर्नटन ने लॉस्ट हाईवे रिकॉर्ड्स पर प्राइवेट रेडियो एल्बम जारी किया। इसके बाद के एल्बमों में द एज ऑफ द वर्ल्ड 2003, होबो 2005 और ब्यूटीफुल डोर 2007 शामिल है। उन्होंने वॉरेन जेवॉन के गीत द विंड को श्रद्धांजलि एल्बम एन्जॉय एवरी सैंडविच सॉन्ग्स ऑफ वॉरेन जेवॉन में प्रस्तुत किया। थॉर्नटन ने 2001 में ऑक्सफोर्ड अमेरिकन पत्रिका के सदर्न म्यूजिक सीडी के लिए अर्ल स्क्रग्स के साथ जॉनी कैश क्लासिक रिंग ऑफ फायर का एक कवर रिकॉर्ड किया। 49 यह गीत स्क्रग्स के 2001 के एल्बम अर्ल स्क्रग्स एंड फ्रेंड्स में भी दिखाई दिया। 50 2007 में थॉर्नटन ने जेडी एंड्रयू के साथ द बॉक्समास्टर्स का गठन किया। 51 8 अप्रैल 2009 को थॉर्नटन और उनका संगीत समूह द बॉक्समास्टर्स सीबीसी रेडियो 1 कार्यक्रम क्यू में दिखाई दिए। थॉर्नटन द्वारा मेजबान जियान घोमेशी के प्रति लगातार अस्पष्ट और अशिष्ट व्यवहार करने के बाद उपस्थिति की व्यापक रूप से आलोचना की गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिला। 52 53 थॉर्नटन ने अंततः समझाया कि उन्होंने शो के निर्माताओं को उनके फिल्मी करियर के बारे में सवाल न पूछने का निर्देश दिया था। 54 55 घोमेशी ने परिचय में थॉर्नटन के अभिनय का उल्लेख किया था।
थॉर्नटन ने यह भी शिकायत की थी कि कनाडाई दर्शक ग्रेवी के बिना मैश किए हुए आलू की तरह थे। 56। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसका जो पार्ट 1 है वो हमें 24 नवंबर 2010 को देखने को मिला था और IMDb रेटिंग भी 6.3 की बढ़िया रेटिंग इसकी है। बाकी ये मूवी बजट में बनाई गई थी 24 मिलियन के में। मूवी का जो कलेक्शन रहा वो तकरीबन मैं आपको बता दूं 35.5 मिलियन का रहा था, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। और बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता ही दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।